नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। ऑल्दो आज संडे है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी न्यूज़पेपर्स में, उनको हम होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली ये वीमेन ओनली कोर्ट के बारे में डिस्कस किया, जो कि एडीआर का पार्ट होंगे। एडीआर क्या होता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि विलेजेस में सिर्फ वीमेन ओनली कोर्ट होंगे, जहाँ पे वीमेंस के इशू को ही एड्रेस किया जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी राइट से हो, कोई पेट्रियार्कल सिस्टम को काउंटर करने के लिए। फिलहाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पायलट बेसिस पे कुछ ही स्टेट में, जैसे असम में, जम्मू एंड कश्मीर में, और बाद में 6 महीने के अंदर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा बाकी जगह पे। ये बेसिकली नारी अदालत यानी वीमेंस कोर्ट होंगे, और इसमें टोटल 7 मेंबर होंगे। आधे मेंबर बेसिकली इलेक्टेड होंगे ग्राम पंचायत के द्वारा, और आधे होंगे जो कि टीचर, डॉक्टर्स हो, सोशल वर्कर्स। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव बेसिकली ये नारी अदालत वाला, जिससे कि वीमेंस के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। अब एडीआर की बात करते हैं। एडीआर क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं: आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट होता है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाता है। ट्रिब्यूनल में बेसिकली कोई राइट टू अपील नहीं होता, जो डिसीजन आते हैं वो उन पे बाइंडिंग होता है। सेकंड होता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में क्या होता है कि थर्ड पार्टी होती है और वो असिस्ट करती है उनको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। ये ऑल्दो इनिशियल में बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन अगर दोनों पार्टी, बोथ पार्टीज अगर एक्सेप्ट करती हैं तो ये बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है। थर्ड होता है मीडिएशन। मीडिएशन बेसिकली क्या होता है कि मीडिएशन कोई डिसीजन नहीं देता, बट उनको हेल्प करता है दोनों पार्टी को डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए। तो 3 टर्म बताई मैंने: आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। बेसिकली सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने मिसबिहेव किया था अपने सीनियर के साथ में, तो हाई कोर्ट ने उस पर किया कि इस तरह का मिसबिहेव किया जाएगा तो उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया वो ठीक लिया है। तो बेसिकली हम सीआरपीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि सीआरपीएफ की वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसकी 1949 में इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। ठीक है, 1939 में ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, लेकिन 1949 में एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। बेसिकली ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं, इसमें डिफरेंट विंग्स होती हैं। जैसे एक सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, कंडक्टिंग इलेक्शंस, इस सब में काम आती है। और बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट होता है एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर को टेक केयर करती है। असम राइफल। असम राइफल बेसिकली म्यांमार बॉर्डर पे। एक होता है आईटीबीपी। आईटीबीपी है चाइना जो तिब्बत बॉर्डर पे है, उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो बेसिकली 5 फोर्स हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन सी फोर्स कहाँ की सिक्योरिटी के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्क्वालिफिकेशन। बेसिकली महाराष्ट्र के स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया उसके एमएलएज को। तो डिस्क्वालिफिकेशन टॉपिक के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो आर्टिकल 102 और 191, 102 एमपीज के लिए और 191 एमएलएज के लिए स्टेट लेवल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जैसे कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। तो इनकी फाइनल अथॉरिटी होती है डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए। कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और इनिशियल में जब बेसिकली इसके ऊपर बात की गई थी कि डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा या नहीं आएगा, तो इनिशियल में मना था। लेकिन किहोतो होलोवान केस, कौन सा केस? किहोतो होलोवान केस 1992 में इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर में लाया गया। कुछ एक प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन के आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया, जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल कोई कम्युनल वायलेंस प्रमोट कर रहा है, कोई रिलीजियस डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है, या वो 2 साल से ज़्यादा, 2 ईयर से ज़्यादा अगर उसको जेल टर्म या कन्विक्शन हुआ तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब थोड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक है। बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया था, एक आयाराम गयाराम करके था। आयाराम गयाराम जो हरियाणा में एक एमएलए था, उसने काफ़ी पार्टी स्विच कर दी। हॉर्स ट्रेडिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो बेसिकली 10th शेड्यूल जो 1985 में आया था, उसमें एमपीज और एमएलए बेसिकली अगर इस टाइप की हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे या पार्टी स्विच करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इनिशियल में 1/3 था। कितना था? 1/3। कि 1/3 अगर स्प्लिट होते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा पार्टी को। लेकिन 91st अमेंडमेंट में इसको कर दिया गया 2/3, कि अगर 2/3 आप पूरी, फॉर एग्जांपल पार्टी के मेंबर्स 30 हैं और 30 का 2/3 कितना हो गया? 20 लोग। अगर 20 लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं जाएगा। अब कुछ ग्राउंड्स होते हैं डिफेक्शन के, बेसिकली अलग अलग मेंबर्स के लिए। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अगर वो
पार्टी की डायरेक्शन पे वोट नहीं कर रहे हो या वोट करने में एब्सेंट हो रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन को वायलेट कर रहे हो। एक होती है थर्ड लाइन व्हिप। थर्ड लाइन व्हिप को अगर वायलेट कर रहे हो तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होते हैं? जिनको नॉमिनेट करती है जो भी गवर्नमेंट है पार्टी, उसमें बेसिकली अगर 6 महीने तक कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, अगर 6 महीने बाद करता है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थर्ड होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर बेसिकली क्या होते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकते, अगर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रेयर फाइंडिंग की तमिलनाडु में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली कौन सी जगह पे किस टाइप के कोई आर्टिकल्स मिले हैं, जैसे कार्नेलियन बीड और कुछ गोल्ड के स्टड मिले हैं पोरपानाइकोटाई, जो कि पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी बेसिक से बात करते हैं। ASI बेसिकली 1861 में फाउंड की थी जेम्स कनिंगम के द्वारा, और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट के स्टैच्यूट के द्वारा बनी है। ये बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट है, AMASR 1958, और ये बेसिकली जितने भी कल्चरल साइट है उनको प्रिजर्व करती है, और किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। तो ये इसके बेसिक्स थे। और बाकी तमिलनाडु में रिसेंट करंट अफेयर था कि वहाँ पे कुछ गोल्ड के स्टड मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिकली अग्निपथ स्कीम के ऊपर है। बेसिकली गवर्नमेंट इसके ऊपर डिलिब्रेशन या डिबेट डिस्कशन कर रही है कि पहले क्या था कि स्कीम में 25% को रिटेन करने की बात थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि इसमें 25% की बजाय 50% कर दिया जाए, क्योंकि सर्विसेज में इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और फर्स्ट बैच जो कि 46,000 अभी रिक्रूट कर लिए हैं गवर्नमेंट ने। और बेसिकली फोर्सेज का कंसर्न ये है कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत ही कम सोल्जर वहाँ पे रिक्रूट हुए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन थे मूवमेंट के ऊपर। तो उसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही है 25% की बजाय 50% रिटेन किया जाए, और इसकी जो इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाई जाए ताकि फोर्सेज में उनकी कंटिन्यूटी रहे। बेसिकली 2022 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अग्निपथ स्कीम कि आर्म फोर्सेज में एक मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स की बात की, जिसमें 17 से 21 साल तक के यूथ को 4 साल के लिए ज्वाइन किया जाता था। कितने ईयर्स के लिए? 4 ईयर्स के लिए। और उनको 4 साल के बाद में 25% रिटेन हो जाएंगे, और बाकी को अकोमोडेट किया जाएगा या तो कहीं पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में या किसी अदर फोर्सेज में। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस टाइम वन टाइम रिलैक्सेशन दिया था एज लिमिट का, कि 21 की बजाय 23 साल तक ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 2 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है कोविड-19 के बाद में। तो फर्स्ट बैच के बाद में बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इसमें बेसिकली 1.75 लाख का टारगेट था कि 2026 तक होगा, और बाद में इनके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो रेगुलर 25% उसमें से कंटिन्यू सर्विस में रहेंगे। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही, रिटायरमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली वही चाह रही है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेज का सबसे पहले तो 4-5 फ़ायदे हैं अग्निपथ स्कीम के, कि गवर्नमेंट के जो फिजिकल पे उसके ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा। सेकंड, यंग एज, क्योंकि अभी एवरेज एज 32 साल है फोर्सेज में, उसको घट के 26 साल आ जाएगी, क्योंकि यंग एज में वहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं। थर्ड बेसिकली क्या होगी, वहाँ पे टैक्स से भी बेसिकली आजकल क्या है कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी हुई है, तो जो भी जवान रिक्रूट होंगे उनमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। और मॉडर्नाइजेशन बेसिकली इनको एक अलग से स्ट्रीम, अभी फ़िलहाल क्या होता है इंडियन आर्मी में एक कंसेप्ट है कि वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में भर्ती होते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिमेंट फंक्शन है कि गोरखा रेजिमेंट है, उसके बाद में मराठा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, तो ये ऑल इंडिया एक रिक्रूटमेंट टाइप में होगा जिसकी अलग ही सिस्टम होगा, ये रेजिमेंट सिस्टम से बाहर होगी। बट कुछ कंसर्न्स थे, लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि 4 साल के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट की इशूज आएंगे, उनको कहाँ अकोमोडेट किया जाएगा, इससे मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाए, क्योंकि ट्रेंड लोग अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो वो दे मे डिविएट टू सम रोंग एक्टिविटीज़। थर्ड होता है कि ये फोर्सेज में बेसिकली डिसिप्लिन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, तो 4 साल में उसके कुछ कंसर्न रेज किए थे। तो आप अग्निपथ पे अगर कोई प्रिया मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से एड्रेस कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली इंडिया और रशिया के ट्रेड पेमेंट के ऊपर है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में यूएस ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे, तो बेसिकली उस सैंक्शन के बाद में रशिया का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया था। बट इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो रशिया ने ब्रीच किया था कि एक कैप होती है कि कितने बैरल की आप एक क्रूड ऑयल आप बेच सकते हो, तो उन्होंने $60 पर बैरल वाला भी लिमिट ब्रीच किया था। और इंडिया बेसिकली चाइनीज़ युआन और इंडियन रुपीज़ के थ्रू ट्रेड करना चाह रहा है। और अभी आप देखोगे तो इंडिया का जो इंपोर्ट है
पहले आता था वेस्ट एशिया जो कंट्रीज है, ईरान हो गए, सऊदी अरबिया हो गए, इराक हो गए, लेकिन अभी देखा जाए तो रशिया ने सऊदी अरबिया को ही सरपास करके सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया इंडिया का। और स्पेशली प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में किया उसके बाद में। और इसी में आगे डिस्कस किया गया कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है ये 13 टाइम बढ़ गया है, बट कंसर्न्स यहाँ पे हो रहे हैं कि इसमें पेमेंट कैसे की जाए, क्योंकि एक स्विफ्ट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता बट मैसेज ट्रांसफ़र करता है ताकि पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो इंटरनेशनल में। तो इन्होंने कुछ सैंक्शन लगाया तो स्विफ्ट सिस्टम को अलाउ नहीं किया कि रशिया यूज़ करे, रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो इन्होंने फिर अल्टरनेट चैनल स्टार्ट किए कि बाकी कंट्री के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए, चाइना वाले युआन के साथ में और रेनबीबी साथ में, इंडिया के रूपी रेबल के साथ में ट्रीटमेंट आपस में ट्रीटी साइन की। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर। बेसिकली क्या और डी डॉलराइजेशन ये होता है कि डॉलर की हेगेमनी बहुत ज़्यादा होगी और बाकी करेंसीज की कम होगी, तो उसको टैकल करने के लिए इस पर किया जा रहा है। बट कुछ कंसर्न ये है कि इंडिया ने रिसेंटली एक रोड मैप बनाया था कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, ये हमने आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि रुपी को इंटरनेशनलाइज मतलब SDR में शामिल किया जाए और एक ग्लोबल करेंसी बनी जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इंडिया और रशिया के ट्रेड के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के ऊपर है, जिन्होंने कुछ फैकल्टीज़ को सस्पेंड कर दिया और उसी के ऊपर कुछ कंसर्न्स हैं। तो हम बेसिक डिस्कस करते हैं कि ये सार्क है क्या। बेसिकली सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। 7 फाउंडिंग मेंबर्स है जिसमें साउथ एशिया के और अफगानिस्तान ने 2005 में ज्वाइन किया गया था। कुछ स्पेशलाइज बॉडीज हैं इसकी। एक तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? इंडिया में। नेक्स्ट है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है साउथ एशियन आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो ये कई बार डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग भी आपके आ सकता है और आपको किसी स्टेटमेंट में आ सकता है कि फलानी फलानी बॉडी कहाँ पे इस्टेब्लिश है। ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो कि सार्क कंप्राइज ऑफ द 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 3% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अब इसी के पैरेलल यहाँ डिस्कस करते हैं बिम्स्टेक। ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेसिकली ये हो रहा है कि सार्क एक डेड लेटर और डेड बॉडी की तरह हो गया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े से इशूज चलते रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कशन में आता रहता है। तो इंडिया ने एक अल्टरनेटिव देखा कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ में अगर पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इंश्योर करना है तो नया ग्रुपिंग की ज़रूरत है। ये बेसिकली 7 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया कॉमन मेंबर है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड, आप याद रख सकते हो MT। म्यांमार और थाईलैंड 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया से जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड प्लस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशियन में। तो ये कंट्रीज़ बेसिकली बिम्स्टेक वाले इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए और सार्क में जो जो कमियाँ रहेगी उनको फुलफ़िल करने के लिए बिम्स्टेक पे फोकस किया गया। इसके बेसिक में बात करें तो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता प्री में कि बैंकॉक डिक्लेरेशन रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो किससे है? बिम्स्टेक से। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं जो आप आपके मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे फॉलोइंग द मैच द फॉलोइंग में आएगा। कालादान मल्टी मॉडल जो कि इंडिया म्यांमार से, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे। अब ट्राइलेटरल हाईवे के ऊपर ही 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी सिटीज़ कनेक्ट की गई हैं। ये बेसिकली इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, IMT से आप याद रख सकते हो। एक BBIN है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ऑल तो अभी पूरी तरह से एक्सिक्यूट नहीं हुआ बट इसके ऊपर भी काफ़ी बातें चल रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली वीमेन की सेफ्टी। आपने खुद ही देखा हो, काफ़ी न्यूज़ में है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं स्पेशली वीमेन है, यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है ब्रिजभूषण, बट अभी तक कोई उसका समाधान नहीं होता। उसी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जज जो कि हिमा कोहली, उन्होंने किसी सेमिनार में काफ़ी बोला कि वीमेन की सिक्योरिटी को बहुत सेंसिटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। और इसी में कुछ कंसेप्ट आते हैं। एक आता विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन की थी और उसी के ऊपर पोस एक्ट बना था। कौन सा एक्ट? पोस एक्ट। बेसिकली ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस। इसने काफ़ी वाइड एम्बिट है कि वीमेन के प्रति अगर कोई हैरेसमेंट घर में होता है, बाहर होता है, वर्क प्लेस पे होता है,
तो उसको हैंडल किया जाए। बट इसमें कंसर्न ये है कि इसमें एक प्रोविजन था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जब भी कोई वायलेशन एक्सप्लॉयटेशन का केस होगा वीमेन का, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद में उसकी एफआईआर होगी और उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। बट काफ़ी जगह पे, काफ़ी स्टेट में तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही नहीं। तो जो वीमेन जज है बेसिकली इस पर इम्फेसिस कर रही है कि वीमेन को स्पोर्ट्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए, ताकि वीमेन अपनी डिग्निटी को इंश्योर कर सके और जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम किया जा सके। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, तो हमने प्रोमिस किया कि आपको बिल्कुल बेसिक्स का डिस्कस करेंगे, ना कि करंट अफेयर की। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे हाईएस्ट जुडिशल कोर्ट है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसको हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बोलते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की कोई बात होती है तो उसमें हाईएस्ट कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। इसके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लिया उसको रिव्यू करने के लिए, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा, या कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्लिट के खिलाफ तो नहीं है। बेसिकली आर्टिकल 13 में, 32 में और 226 में जुडिशियल रिव्यू की इम्प्लिसिट पावर दी हुई। थोड़ा और बैकग्राउंड में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन कहाँ से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि फर्स्ट एक्ट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद में, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था और 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? अडोप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कब आया एग्जिस्टेंस में? इंडिपेंडेंस के बाद 28 जनवरी 1950। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है कि सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, ये वाली डेट लिख दे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 28 जनवरी को यह था और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। आर्टिकल 124 से 147 तक, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी इंडिपेंडेंस, क्या पावर होंगी, उसकी जुरिडिक्शन क्या होगी, कौन सी पावर्स और प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड पावर्स हैं। जैसे 142 में लिखा है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ओवरव्यू कर सकता है पार्लियामेंट की पावर को भी। तो काफ़ी मतलब वाइड पावर्स दी। 137 में इसकी रिव्यू की पावर्स हैं, उसके अलावा इसकी स्पेशल लीव पेटिशंस की पावर हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जैसे सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई इशूज़ को सॉल्व करना हो। उसके बाद में एपलेट जुरिडिक्शन है कि अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएगी उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की एक अच्छी खासी पावर है। एडवाइजरी पावर है 143 में, जिसमें दो तरह चीज़ें आती हैं कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के ऊपर आता है और पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशूज़ भी होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करता है। ऑल्दो ये प्रेसिडेंट की ओर बाइंडिंग नहीं होती, बट काफ़ी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देता है, जब ज़रूरत होती है तो अपनी एडवाइस दे सकता है। बेसिकली जजेस के बारे में बात करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी है कि वो मैक्सिमम 65 तक कर सकते हैं। 10 और 10 साल से ज़्यादा एडवोकेट प्रैक्टिस हो, 5 साल तक वो हाई कोर्ट के जज हों, या कोई स्पेशल, बेसिकली ये प्रेसिडेंट की पावर है जो एक्सपर्ट लॉ में, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किससे कंसल्ट करके? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली वो है, ये फर्स्ट जज, सेकंड जज और थर्ड जज में इवोल्व हुआ। फर्स्ट जज में बेसिकली वर्ड जो कंकरेंस था उसको, कंसल्टेशन को वर्ड कंकरेंस में चेंज किया, इंटरप्रेट किया। बाद में बताया कि सिर्फ नॉर्मल कंकरेंस की जाए, बट सेकंड जज में इसको बताया कि नहीं, सिर्फ कंसल्टेशन से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। मतलब इनकी रिकमेंडेशन मैंडेटरी बना दी। और थर्ड जज में क्या किया कि CJI प्लस 4 जजेस, मतलब ये प्लूरल जजेस की बात होगी। यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। तो हमने बेसिक्स के साथ इसको कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, एक GST एक्ट आया था 2017 में, उसको मेंटेन करने के लिए उसके डाटा को GSTN एक बनाया गया, उसको भी प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एम्बिट में गवर्नमेंट ने ला दिया। बेसिकली क्या होता है, उसमें एक इन्वॉइसेज होते हैं, कुछ उसके इनपुट टैक्स होते हैं, तो काफ़ी फेक क्लेम्स पाए गए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको PMLA के अंडर में लाया जाए। अब GST बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं। GST बेसिकली सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड क्या होता है? पहले बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे टूथपेस्ट बन रही है, कहीं पे बाकी कोई आइटम बन रहे हैं, सोप्स बन रहे हैं, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, लेकिन GST हमेशा सप्लाई साइड की, जहाँ पे सामान पहुँच गया, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे इस पर नहीं लगेगा। अगर यही प्रोडक्ट पंजाब में जाएगा तो डेस्टिनेशन पहुंचने बाद इस पर GST लगेगा। इसके डिफरेंट स्लैब हैं, 0% है, 5% है, फिर 28% है, 12% है, और कईयों पे
नील भी है। ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया था और इसी में एक जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो आर्टिकल 279 ए के अंडर में किसके द्वारा हेड की जाती है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और जो भी डिसीजन होते हैं सेंट्रल स्टेट के, ऑल्दो टैक्सेशन की ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में इनिशियल कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जीएसटी एक्ट आने बाद में कंकरेंट लिस्ट में आ गया। 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के चेयरमैन जहाँ पे वोटिंग पावर देगी 1/3 तो होगी यूनियन गवर्नमेंट की और 2/3 होगी स्टेट्स की। बेसिकली स्टेट में अपना फिजिकल फेडरलिज्म को ऑटोनॉमी देने के लिए। ये इसके बारे में कुछ बेसिक थे। नेक्स्ट होते PMLA, जो कि प्रिवेंशन होती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? बेसिकली जैसे लॉन्ड्रिंग का क्या काम होता है कि कोई ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना, तो मनी का वही है कि जो मनी किसी इलीगल या इलिसिट मीन्स से है उसको इस टाइप में शो करना कि वो अच्छे तरीके से कमाई है। तो बेसिकली उसी को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया था 2002 में। और ये इंडिया की एक कमिटमेंट थी वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करता है, तो उसको हैंडल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था। इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि टू प्रिवेंट एंड द कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए जो कि लॉन्ड्रेड मनी के द्वारा आई है। और इसमें पनिशमेंट के प्रोविजन इसी सेक्शन में। और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को भी ईडी को पावर देती है कि इन्वेस्टिगेट कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। नेक्स्ट बेसिकली यूसीसी के ऊपर है, जो कि हमने काफ़ी बार एडिटोरियल में डिस्कशन कर लिया। इसी में थोड़ा सा अलग व्यू पॉइंट दिया और कुछ आपके बेसिक्स इसमें काम आएंगे। कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किसके अंडर में आता है? डीपीएसपी में। किसमें आता है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी बेसिकली नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली कोर्ट में उनके इम्प्लीमेंटेशन न होने का नहीं जा सकते। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएं कि आर्टिकल 36 से 51 तक हमारी डीपीएसपी हैं। तो आर्टिकल 38 के बारे में बात की गई, जो इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने के लिए आर्टिकल 38 का पार्ट 2 इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 39 आपने सुना होगा, बेसिकली ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। ऑल्दो डीपीएसपी का ओवर आर्किंग प्रिंसिपल भी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, जबकि फंडामेंटल राइट किसके लिए हैं? पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हैं। तो इसी में बेसिकली आर्टिकल 44 की कुछ लैंग्वेज पे बात की। इसमें लैंग्वेज क्या लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाकी लोगों ने, कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें वर्ड्स बेसिकली ये हैं कि स्टेट शैल सिक्योर, ठीक है, मतलब स्टेट को धीरे धीरे कोशिश करनी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। इसको बाइंडिंग नहीं किया गया उस टाइम पे, क्योंकि जो हमारे रिलीजन होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, वो काफ़ी सालों से इवॉल्व होके गए हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कोर कंसेप्ट बेसिकली जो पर्सनल लॉज हैं उनको रिलीजन के द्वारा गौन नहीं किया जाए, बल्कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए उनसे गौन किया जाए। और बेसिकली पर्सनल लॉ कौन से होते हैं? मैरिज या डिवोर्स से हैं, कोई सक्सेशन राइट हैं, इनहेरिटेंस वाले हैं, गार्जियनशिप, अडॉप्शन, मेंटेनेंस है, क्यों डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट के द्वारा ही गौन की जाती हैं। ऑल दो रिफॉर्म्स 1955 में ही स्टार्ट हो गए थे। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, माइनॉरिटी एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, ताकि जो हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में जो जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हैं उनको रिमूव किया जाए और सोशल अपलिफ्टमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की तरफ फोकस किया जाए। कुछ एक रिफॉर्म्स बाद में आए थे यूपीए गवर्नमेंट में, इसी के बारे में डिस्कस किया। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर सकते हो, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, मेंटेनेंस वाला हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली तलाक की बिद्दत जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। बाद में इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया कि ये कुछ लॉज हैं अप्लाई नहीं करते 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल कौन कौन से स्टेट में? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कैसे याद रखोगे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, या AMTM कर लो या AMMT कर लो। और 5th शेड्यूल में क्या है? बाकी, जो इन 4 को छोड़ के बाकी जो ट्राइबल हैं, बेसिकली 10 स्टेट हैं 5th शेड्यूल में। और 6th में कितने हैं? 4 स्टेट है। तो इनमें क्या होता है? बेसिकली कंसेप्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल। इनके पास कुछ बेसिक्स पावर दी गई, जैसे कुछ टैक्सेशन की पावर है, कुछ रिचुअल्स की पावर है, कुछ पिनल प्रोविजंस की पावर है, ताकि अपने कस्टमरी रिलीजन को, कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। उसके अलावा बाकी स्टेट को भी कुछ स्पेशल प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल नागालैंड का आर्टिकल 370A में है, सिक्किम का 371F में है, मिजोरम का 371G में। कई बार डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आ जाए, 371G रिलेटेड टू क्या है? स्टेट सर्विसेज में तो सीधा ही क्वेश्चन आता है इनके ऊपर।
बट बेसिकली इसमें डिस्कस ये किया कि लॉ कमीशन ने ये बताया था कि जब भी हमें कोई डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस हो रही है तो उनको दूर किया जाए, न कि यूसीसी को मैंडेटरी बनाया जाए। तो जो हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। बेसिकली वे फॉरवर्ड यही है कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे रिलीजियस स्टेक होल्डर हो, स्टेट हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ट्राइबल्स हो, उनको मिलकर आपस में एक कंसिलेटरी अप्रोच बनानी चाहिए और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी ये नहीं सोचे कि उनमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।